दोस्तों, ये पार्ट सेकेंड लेकर आ गया हूँ पेरियार के बारे में। मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा वो पेरियार के बारे में आएगा। हाँ दोस्तों, तो पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 ईस्वी को तमिलनाडु के ईरोड जिला में एक किसान परिवार के घर में होता है। उनके पिता का नाम रामास्वामी नायकर होता है। उनकी माँ का नाम चिन्ना मुथमल होता है। उनका एक बेहतर संतान होता है और वो बहुत कम यानी अंदर मैट्रिक करके वो पढ़ाई छोड़ देता है और पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने भारतीय समाज की सेवा में जुट जाता है। उस समय ऐसा होता था कि हमारे समाज के अंदर छुआछूत काफ़ी जोरों पे था, क्योंकि जब तक भारतीय पॉलिटिक्स में गांधी का प्रवेश नहीं हुआ था तब तक जो कुछ जाति वर्ग के लोग थे वो निचली, जिसको हम जाति कहते हैं, जिसको हम अछूत कहते हैं, उनको बहुत दबाते थे, बहुत सताया जाता था, उनसे बुरे व्यवहार करवाया जाता था। ये बात समझ करके रामास्वामी पेरियार को अंदर तक झकझोर करके रख दिया और झकझोर करके रख दिया। अब इसके विरुद्ध वो क्या करे न करे। उसी समय महात्मा गांधी का 1905 ईस्वी में भारतीय पॉलिटिक्स में बेहतर ढंग से प्रवेश होता है और पूरे भारत में कांग्रेस के सदस्यता लेने के लिए जो है आदमी में होड़ लग जाती है, क्योंकि उस टाइम में कांग्रेस की सदस्यता लेने का मतलब था कि ये पढ़े लिखे वर्गों का एक संघ है, एक राजनीतिक दल है जो अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाने का काम करेगा। और गांधी जब भारतीय पॉलिटिक्स में आए तो छुआछूत की भावना बहुत धीरे धीरे कमने लगी, क्योंकि गांधी जी जब पॉलिटिक्स में आए तो बहुत सारे लोग जो छुआछूत के समर्थन में थे वो भी उस पार्टी में जुड़े। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि छुआछूत कम करने का प्रयास गांधी जी जरूर किए, लेकिन जैसा आपको पेरियार साहब चाहते थे वैसा नहीं हुआ। कहते हैं कि 1924 ईस्वी की बात है, केरल के अंदर बाइकोम नाम के स्थान से आंदोलन शुरुआत हुई। आंदोलन इसीलिए शुरुआत हुई कि उस समय में निचली तबके के लोगों को मंदिर में प्रवेश करना निषेध था, यानी कि मंदिर के साइड से भी अगर वो गुजरे तो वो गुजर नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। अगर वो निकल गया वहाँ से तो उनको पनिशमेंट ज़रूर मिलता था, या इवन कि गांव से भी निकाल दिया जाता था उनको। तो बहुत दुराचारी देखते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ आंदोलन शुरुआत हुई। वहाँ से कहते बैकोम से लेकर के त्रिवेंद्रपुरम तक का जो सफ़र था, शुरुआत में 500 आदमी से लेकर के 5000 आदमी तक वहाँ पहुँचे। और पहुँचने के बाद जो है ये आंदोलन का जोर शोर से समर्थन मिला बहुत सारे लोगों का। जातिवाद पर मिला समर्थन कि जातिवाद मिटना चाहिए। विधवा विवाह पर मिला समर्थन कि विधवा का विवाह होना चाहिए। आपको कम आयु में जो महिलाओं को शादी कर दी जाती थी उस पर विरोध उठा कि नहीं, कम आयु में शादी नहीं होना चाहिए। महिला शिक्षा पर बात हुई। पेरियार साहब ने महिला शिक्षा पर ज़बरदस्त तरीके से काम किया, शक्ति लगा दिया, अपनी ताकत लगा दिया पूरे तमिलनाडु के अंदर। तो आज के डेट में जब देखेंगे तमिलनाडु का, साउथ इंडिया की अगर बात करेंगे, जब कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ की महिलाओं को देखेंगे दोस्तों, फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं। अब स्वावलंबी महिलाएं देखने को मिलेगा। जब मुझे रहने का मौका मिला वहाँ तो मैंने इस चीज़ को आँखों से देखा, बखूबी देखा। उसके बाद पेरियार साहब के साथ मैंने बताया था कि एक घटना घट चुकी थी फर्स्ट वीडियो में बनारस के अंदर, तो उसके अंदर नास्तिकता आ चुकी थी। और पेरियार साहब उसके बाद जो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जो काम किया, सामाजिक जो असमानताएं थी उसको समान रूप से कैसे एक दूसरे आदमी के बीच में समानता की डोरी बंध सके उस पर काम किया। स्त्री शिक्षा के लिए जबरदस्त तरीके से गांव-गांव में जा कर के अपना एक
संगठन बना करके काम किया, बहुत सारे लोग जुड़े, खास करके निचले तबके के मसीहा बन गए और मसीहा इतना बने कि उनका नाम ईवी रामास्वामी से पेरियार हुआ। और पेरियार का मतलब होता है महान आत्मा, महान शक्ति, वीर पुरुष से उनको संबोधित किया गया, महान आत्मा से उनको संबोधित किया गया। तो पेरियार का मतलब यही था दोस्तों। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को बाद में त्यागा और त्यागने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अगर देखा जाए तो तमिलनाडु का यानी साउथ इंडिया का अगर विकास होगा तो उसके लिए मुझे कुछ न कुछ अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। उन्होंने अलग ढंग से सोचा और उन्होंने दोस्तों एक पार्टी की निर्माण किया 1944 ईस्वी के अंदर। और उस पार्टी का जो नाम था वो नाम था डीएम, द्रविड़ संघ जिसको कहते हैं। तो कहते हैं कि द्रविड़ संघ नाम का जो पार्टी बनाया, वो पार्टी ऐसे नहीं बनाया, उससे पहले उनका जस्टिस नाम का पार्टी था, उनको तोड़ करके ये डीएम नाम का पार्टी बनाया जिसका मतलब होता था द्रविड़ संघ। और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े, इवन कि तमिलनाडु के समझ लीजिए कि 60 से 70% जो लोग थे इस पार्टी से जुड़े और पेरियार मसीहा बन गए। ईवी रामास्वामी हट करके सिर्फ पेरियार के नाम से संबोधित किया जाने लगा और इसका नतीजा ये हुआ, यही पार्टी बाद में कहते हैं कि 1949 ईस्वी के अंदर अगर बात करें तो वही पार्टी डीएमके बना। और डीएमके में जानते हैं कि तमिलनाडु का जो पहला सीएम अन्नादुरै साहब बने थे वो उन्हीं के चेला थे और उन्हीं के साथ ये पार्टी अलग करके डीएमके पार्टी बना। और उसी डीएमके पार्टी की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि अभी भी शासन चल रहा है उनका। और करुणानिधि बाद में फेमस जो चीफ मिनिस्टर बने उन्हीं के पार्टी के थे। बाद में यही पार्टी फिर टूट करके एक अलग कहते हैं कि 1973 ईस्वी में एक नई पार्टी बनी AIADMK, और जिसका प्रमुख आपने जयललिता के बारे में सुना होगा, जो बेहतर चीफ मिनिस्टर साबित हुई थी तमिलनाडु की। और ये पार्टी एक्चुअली बनाया था रामचंद्रन ने। तो रामचंद्रन इसी पार्टी के थे जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर बने थे। बाद में जयललिता ने उसको संभाली इस पार्टी को। बाद में यही पार्टी जो है और टूटा। और कहते हैं कि भारतीय पॉलिटिक्स में, भारत के राजनीतिक इतिहास में एक राजनीतिक ऐसा नींव पेरियार ने डाला कि तमिलनाडु अभी उन्हीं के चेला के थ्रू फल फूल रहा है। उसके बाद पेरियार रसिया गए, वहाँ का कम्युनिस्ट शासन को देखा, वहाँ के समाजवादी नीति को देखा, इसको बढ़िया से समझा, यूरोप का भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद कहते हैं कि जब वो भारत वापस आया तो वो कम्प्लीटली बदल चुका था और एक अलग ही धर्म के बारे में उन्होंने सोच रखा था। और पेरियार का नाम कहते हैं कि बदनाम तब हुआ दोस्तों कि 1956 ईस्वी की घटना है। उन्होंने जब रामायण को जलाया तो जो भी हिंदू तबके के आदमी थे, ये घटना पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये इस बात का घोर निंदा भी हुआ और उनके चाहने वाले उनकी प्रशंसा भी किए। और आपको बता दूं कि उसके बाद उन्होंने रामायण नाम की किताब लिखा और उसमें आपको जो कहानी बताया राम के बारे में, हनुमान के बारे में, विभीषण के बारे में, रावण के बारे में, जब आप उनको पढ़ेंगे तो पेरियार की जो अपना दृष्टिकोण था आपको पता चलेगा कि आस्तिक नहीं, वो नास्तिक दृष्टिकोण था। बनारस की घटना, आपको बैकोम की घटना, विधवा के साथ जो बदसलूकी की जाती थी वो घटना, स्त्री के प्रति जो व्यवहार था उच्च वर्गों का वो घटना,
उनको झकझोर करके रख दिया था। तो पेरियार साहब ने अंत तक कहते हैं कि सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और पेरियार साहब जो है 94 वर्ष की अवस्था में, कहते हैं कि शायद 73 में उनका जो है मृत्यु हो जाता है। और मृत्यु हो जाने के बाद उनका विरासत AIDMK संभाल रखा होता है। तो आप जब भी तमिलनाडु जाएंगे तो वहाँ का जो परिवेश देखेंगे, वहाँ का जो कास्टिज्म सिस्टम देखेंगे, कास्टिज्म तो समाप्त हुआ नहीं, बट वहाँ अब उतना नहीं है जितना देखा जाए। लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों कि पेरियार साहब का अपना एक दृष्टिकोण था, उनका एक अपना मत था, उनका सोचने का तरीका अपना था। उन्होंने जो देखा उन्होंने वो समाज के लिए किया। तो कुछ पक्ष किसी भी व्यक्ति का पॉजिटिव होता है तो कुछ पक्ष निगेटिव होता है, मास लेवल पर अगर देखें तो। लेकिन पेरियार साहब ने एक चीज़ और किया। कहते हैं कि उस समय में जब अंग्रेज़ों का शासनकाल था तो पूरे भारत का जो कंट्रोल किया जाता था वो 3 जगह से किया जाता था। एक था मद्रास प्रेसिडेंसी, एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, एक था आपको महाराष्ट्र यानी मुंबई प्रेसिडेंसी। ये तीनों जगह से अंग्रेज़ों ने सत्ता संभाल रखी थी, पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। तो तीनों जगह से वो भारत पर राज कर रहा था उस टाइम में अगर बात करें तो वायसराय का कॉन्सेप्ट था। और वायसराय तीनों जगह अपना ऑफिस बना करके वहीं से एरियाज बाय एरियाज अपना शासन करते थे। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है बनते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर वहाँ बनते हैं सिराज गोपालाचारी शायद है। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ हिंदी भाषा ऑफिस में लागू करवाते हैं। और हिंदी भाषा जब लागू करवाते हैं इस पर पेरियार साहब चिढ़ जाते हैं कि नहीं, तमिल में वहाँ या तो द्रविड़ चलेगी, तेलुगु चलेगी, कन्नड़ चलेगी, हिंदी भाषा यहाँ नहीं चल सकता है। जिसके कारण जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास का जो अध्यक्ष होता है पेरियार, उसे इस्तीफा देता है। और कहते हैं सिराज गोपालाचारी से उनका मतभेद भी होता है। तो बहुत सारे घटनाएं हैं जो वो अपने दृष्टिकोण से देखते थे, उनका देखना भी लाजमी था। क्योंकि उस समय के दृष्टिकोण क्या थी, समाज क्या थी, वो चीज़ मैं आपको वीडियो पर बखूबी रूप से बता नहीं सकता था। लेकिन मैंने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया कि रियली में ईवी रामास्वामी पेरियार एक बेहतर इंसान थे। उसने समाज में नीचे स्तर से देखा था कि नीचे लेवल के जो बंदे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, उनके साथ ऊंचे लेवल के व्यक्ति किस तरह के बर्ताव करते थे, वह पीड़ा उनको सहन नहीं किया गया। और यही एक कारण था कि जिनके विरुद्ध उन्होंने बिगुल फूंका और उसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ उन्होंने। तो पेरियार एक भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक सनातनी कह सकते हैं उसको। अगर सनातनी कह सकते हैं दोस्तों तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। और पेरियार के बारे में अगर और कुछ पूछना चाहते हैं आप तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा कि आपका बखूबी जवाब मिले इस पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो ये महान पुरुषों का जो बेहतर ऐतिहासिक पुरुष है उसको मैं वीडियो पर जो ला रहा हूँ, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आजकल के युवा पीढ़ी हमारे भारतीय संस्कृति में कौन कौन महान आदमी हुए उसको भूल चुके हैं। तो इसके माध्यम से मेरा ये कहना है कि आप इस चीज़ को देखें, पेरियार की आत्मकथा को देखें, पेरियार की बायोग्राफी को पढ़ें।
पेरियार की रामायण को पढ़ें तो आपको उनके जो जातिवाद के खिलाफ जो आंदोलन थी, विधवा विवाह के खिलाफ जो आंदोलन थी, स्त्री शिक्षा के विरुद्ध जो आंदोलन थी, वह आपको समझ में आएगा कि ये भारत का मेन ज़रूरत है और ज़रूरत थी। तो आज़ादी के इतने साल बावजूद भी आप भारत की अगर स्थिति देखें तो हम कहाँ हैं, इस चीज़ को समझिए। और ख़ास करके हमारे जो विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं, आप पढ़ें ताकि भारतीय संस्कृति को और बेहतर ढंग से आप समझ सकें। क्योंकि हिंदू धर्म को कोई अगर समझना चाहता है तो उसका यही है कि हिंदू आपका एक लाइफ स्टाइल है दोस्तों। जिस प्रकार आप कहीं भी जाते हैं आप हिंदू ही हैं, चाहे भारत में किसी भी धर्म के लोग, क्योंकि यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पानी, यहाँ की हवा आपको लाइफ स्टाइल रखने पर मजबूर कर देगा। यही हिंदू धर्म का संस्कृति है और यही हिंदू धर्म चाहते हैं। तो देश एक रहे, यूनिटी में रहे। आप इन महापुरुष के बारे में पढ़िए, उनकी अच्छाई को आत्मसात कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। यही मेरा कहना है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।